प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के दौरे पर हैं। 22 अगस्त से 24 अगस्त का ये प्रधानमंत्री मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दौरा है। ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स को जून 2006 में बनाया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी ब्रिक्स में शामिल हो गया था। ब्रिक्स उन 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जो कि दुनिया में बेहद अहम हैं। और देखिए, ये दौरा प्रधानमंत्री के लिए किन मायनों में खास है या भारत के लिए किन मायनों में खास है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव शशांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल, अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ये दौरा आप किन मायनों में खास मानते हैं? क्योंकि जो अभी ताजा हालात हैं, ताजा हालातों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दौरा किन मायनों में आप खास मानते हैं? ब्रिक्स की शुरुआत ब्रिक्स से हुई थी, BRIC, और वो वेस्टर्न बैंकर्स ने सोचा था कि अगर ये चारों कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, अगर वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को और इम्प्रूव कर लें तो वर्ल्ड की ग्लोबल GDP में बहुत असर पड़ने वाला है। धीरे धीरे उसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया तो ब्रिक्स हो गया। और जो एक तरीके से इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई थी, धीरे धीरे देखा गया कि PPP टर्म्स में, परचेजिंग पावर टर्म्स में, उनका GDP कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी में G7 से भी ज्यादा हो गया है। तो एक प्रकार से ये मैं समझता हूँ कि नई जो इसमें एक्चुअली वो बात आई है, उसकी वजह से दोनों चीजें हुई हैं। एक तरफ ये भी है कि कई देशों को पसंद नहीं है कि ब्रिक्स क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी तरफ ये हो गया कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो ब्रिक्स को बहुत अच्छा सफल ऑर्गेनाइजेशन समझ के कहते हैं कि वो इसको ज्वाइन करेंगे। खास करके हमने देखा है कि जब ब्रिक्स ने एक नया बैंक सेटअप किया जिसको न्यू बैंक कहा गया, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, तो उसमें कंडीशंस जो थी लोन्स के लिए थोड़ी वर्ल्ड बैंक, IMF से थोड़ी ज्यादा अच्छी थी। तो उसमें कुछ देशों ने, जैसे इजिप्ट हुआ, UAE हुआ, बांग्लादेश हुआ, उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूटर के तरीके से भी ज्वाइन कर लिया। और बाकी जो ओरिजिनल कंट्रीज थे उन्होंने $10 बिलियन का उन्होंने वो उसका बेसिक कोर ग्रुप बना दिया था। तो मैं समझता ये हूँ कि एक तो बैंक की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की प्रोजेक्ट्स होती हैं या और पैसा लोन लेना पड़ता है तो उसमें ग्लोबल साउथ का ज्यादा इंटरेस्ट है। और दूसरा, हमने यह भी देखा है कि अब नए देश जो हैं वो जुड़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि उन पे जो दबाव पड़ रहे हैं यूक्रेन की वजह से, यूरोपियन जो इस समय आपस में झगड़े चल रहे हैं उसमें इन्वॉल्व होने के लिए, या तो डेमोक्रेसी की तरफ से नेटो के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में मिले, या जो उनके कईयों के ट्रेडिशनल रिश्ते रहे हैं रशिया के साथ में, उनके साथ में मिलके चले। तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से जो है नए मोड़ आ गया है ब्रिक्स के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भारत जो है वो इस समय G20 का भी अध्यक्ष है। तो G20 और ब्रिक्स एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को नई दिशा देने के लिए जो ग्लोबल साउथ का इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकता है उसको बहुत ध्यान में रखकर इन लोगों को आपस में बात करनी होगी इस समय। और एक ये भी मसला उठा है, जिस तरीके से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, कुछ और ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं उन पर सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट है कि डी-डॉलराइजेशन हो, कि डॉलर की जगह कोई और करेंसी को यूज किया जाए तो उसमें उनको फायदा रहेगा। तो अब ये बात भी चल रही है। दूसरा सवाल शशांक जी इस लिहाज से है, चूंकि भारत ने अभी हाल ही में कंप्यूटर, लैपटॉप के आयात पर रोक लगाया है। जब प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होंगे, वहां पर उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से भी होगी। तो जब अगर हम इसे देखें कि आयात पर भारत ने रोक लगाया और जब वो चीनी राष्ट्रपति से वहां पे मिलेंगे, तो क्या मानते हैं आप वहां पर नहीं, ये क्या बात आपने सही कही है कि भारत सकती है? सरकार ने लैपटॉप्स पे और कंप्यूटर्स पे एक रोक लगा दी है,
लेकिन अब धीरे धीरे हम देखा है कि उन्होंने नया निर्णय लिया है कि इसको ग्रेजुअली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपने देखा है कि अभी हाल में ले के एरिया में, देमचौक में, डेपसांग में दो हमारे मेजर जनरल की और एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग्स हुई है चाइना के साथ में। तो दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि डायरेक्शंस यही दी गई हैं हमारे आर्मी कमांडर्स को भी कि भाई कोई तरीका निकालिए जिससे कि हम लोग जो हैं आपस में, जो शी जिनपिंग और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग होगी ब्रिक्स में, तो वो कुछ थोड़े से सफल रहनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि इस मामले में भी हमको ध्यान ये रखना है कि अमेरिका ने और देशों ने जो डी कपलिंग की बात चल रही थी एक बार चाइना से, अब उन्होंने हटा दी है। अब वो कहते हैं डी रिस्किंग, बल्कि वो कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के भी थोड़ा कई जगहों पे काम करना है। तो भारत को भी इस प्रकार से एक प्रैक्टिकल तरीके से सोच के चलना होगा, क्योंकि ब्रिक्स की समिट अभी हो रही है, फिर G20 समिट होगी। तो हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ का और जो हमारे संबंध है चीन और रूस के साथ में कई और ऑर्गेनाइजेशंस में, वो इस तरह के बने रहे कि इससे ग्लोबल साउथ को भी और दुनिया को भी इससे लाभ हो। अगले महीने की अगर शशांक जी बात की जाए तो दिल्ली में G20 सम्मेलन होना है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी मौजूद रहेंगे। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिहाज से देखा जाए तो भारत और चीन के बीच में क्या कुछ बात हो सकती है, और जब चीनी राष्ट्रपति दिल्ली आएंगे G20 सम्मेलन के लिए तो वो कितना चीन ने तो अहम माना बहुत जाएगा? क्लियरली अपनी भूमिका के बारे में डिक्लेरेशंस भी दे दिए हैं और एक्टिविटीज भी करनी शुरू कर दी हैं। उनका मानना यह है कि 2049 तक, जब उनके कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल के चाइना में 100 साल हो जाएंगे, तो वो नंबर 1 इकोनॉमिक, साइंटिफिक और टेक्निकल पावर वर्ल्ड में बन जाएंगे। अब वो इस दिशा में चलने को पूरे तरीके से तैयार हैं। भारत के लिए ये आवश्यक है कि जिस तरीके से भारत के इकोनॉमी की प्रगति हुई है पिछले कुछ सालों में, 9 साल के करीब खास करके, जिसमें हम लोग 10वीं उभरती हुई ताकत से हम 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं और परचेजिंग पावर टर्म्स में तीसरे नंबर की बन गई है। तो हम समझते हैं कि 3-4 साल में ये तीसरे नंबर की हो सकती है, और आगे अगर ठीक दिशा में काम चलता रहे, और चाहे चीन के साथ में हो चाहे और देशों के साथ में मिलकर अगर हमारे आर्थिक संबंध बने रहते हैं ठीक से, तो हम लोग भी नंबर 1 या नंबर 2 पावर में आगे बढ़ के निकल सकते हैं। शशांक जी, एक सवाल ये है, क्योंकि चीन को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, तो ताजा हालातों में चीन की भूमिका ब्रिक्स में आप कैसे देखते हैं? साथ ही साथ ब्राजील और चीन के रिश्तों को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, चीन और भारत की तो सब जगह स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि चीन ने BRI का इनिशिएटिव लिया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसकी वजह से अफ्रीका के कई देशों में इतना लोन उन्होंने ले लिया कि अब वो वापस नहीं दे पा रहे हैं। तो एक तरीके से चीन ने तो अपनी स्थिति बहुत मजबूत की है, लेकिन साथ ही साथ चीन के बारे में कई देशों में बहुत तरह तरह की भावनाएं भी बढ़ी हैं। तो भारत जो है एक तरीके से एक ऑल्टरनेटिव बन के उभरा है। तो हम समझते हैं कि चीन और भारत इसलिए देखे जा रहे हैं एज ऑल्टरनेटिव्स। रूस और ब्राजील अभी उस स्थिति में नहीं है, तो उनकी इकोनॉमीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं। तो हम समझते हैं कि उनको भी साथ में लेकर चलना आवश्यक है। और ये ब्रिक्स का जो भी कोई ये संबंध हुआ है, हम समझते हैं कि ब्रिक्स का ग्लोबल साउथ के लिए, खासकर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया देशों को मिलकर चलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इस लिहाज से देखें, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में प्रगति मैदान में ये बड़ी बात कही थी कि आने वाले वक्त में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से शक्ति बन जाएगा, यानी कि 2047 तक भारत एक ऐसा विकसित राष्ट्र बन जाएगा जो कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत होगा। इन मायनों में अगर देखें तो चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जब दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है और प्रधानमंत्री मोदी भारत का पक्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कैसे रख सकते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेश नीति में अगर बदलाव आते हैं आर्थिक प्रगति होने के बाद में, तो उसका एक महत्व होता है,
लेकिन अगर विदेश नीति में पहले से ही बदलाव आने लगे और आर्थिक प्रगति इतनी नहीं हुई है या आर्थिक शक्ति इतनी बढ़ी नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपके साथी हैं विदेश नीति में साथ में मिलकर चलने वाले ग्लोबल साउथ के खास करके, वो नहीं चलना चाहते हैं साथ में। दूसरी तरफ जो बड़े विकसित देश हैं वो भी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो है भारत की प्रगति को थोड़ा धीमा करा जाए। तो हम समझते हैं कि दोनों चीजें साथ में मिलकर चलनी होगी। विदेश नीति को आर्थिक प्रगति और आर्थिक जो हमारे पैमाने हैं उनके हिसाब से अपने को ढालना होगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे यहाँ थिंक टैंक्स हैं तरह तरह के, चाहे सरकारी हों चाहे गैर सरकारी हों, उनको पूरे तरीके से अपने को तैयार रखना चाहिए कि भारतीय विदेश नीति में क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स पे क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए। हमारे जो रिश्ते हैं वो ग्लोबल साउथ के साथ में कैसे बढ़ने जरूरी हैं, और साथ ही साथ जो नेटो या और विकसित देश हैं उनके साथ में भी आगे बढ़ाने जरूरी हैं। दूसरी तरफ अगर ग्लोबल सिक्योरिटी की तरफ देखा जाए तो चीन एक तरीके से मैं समझता हूं कि वो भारत के लिए एक चुनौती पैदा कर सकता है। तो वो भी आवश्यक है कि भारत को चीन के साथ में अपने विचारों को पूरे तरीके से क्लियरली बताना होगा। लेकिन साथ ही साथ में अभी ये स्थिति नहीं है कि जहां हम चीन के साथ में कहें कि हम चीन के राइवल बन के उभर चुके हैं और चीन को हम नीचे कर के दिखाएंगे, तो वो अभी स्थिति नहीं बनी है। तो चीन के साथ में भी हमको अपने थोड़े कॉम्पिटिटर और कोऑपरेशन के संबंध बना के रखने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक जी इस पूरे अपडेट के लिए। तो 22 से 24 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का दौरा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूर्व सचिव शशांक जी लगातार ये बता रहे हैं कि ये कई मायनों में खास है और भारत की उपलब्धि, भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे ही, साथ ही साथ वो तमाम 5 अर्थव्यवस्थाएं जो कि इस वक्त उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें भारत एक मजबूत संदेश भी उस पटल से देगा।